ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं हमारा फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ क्वेश्चन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, वन मेंबर वन वोट। तो वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी मतलब क्या है कि खुद से आप जा सकते हो, ठीक है, मतलब खुद से इनिशिएट कर सकते हो, खुद से आप आगे जाके बोल सकते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व होना है, ये पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुझे इंडल्ज होना है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है कि खुद अपने मन मर्जी से, कोई आपको फोर्स नहीं करता, कोई आपको आके पूछता नहीं है। वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब सबके बेनिफिट्स का काम होता है, ठीक है। मुझे पर्टिकुलर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंडल्ज होना है तो वो मेरे बेनिफिट के लिए भी होगा, उसमें और भी मेंबर्स होंगे उनके भी बेनिफिट के लिए होगा, तो सबका जो बेनिफिट्स है वो सेम होगा, ठीक है, म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है ये। और ये बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है पता ही होगा आपको, अपने एसएसटी में सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो भी चीजें होती है, ठीक है, वो सबके कहने पे होती है। सबके कहने पे इन द सेंस कि सबका डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, सबका ओपिनियन, सबका सजेशन लिया जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है। इसको डेमोक्रेसी कहेंगे, जहाँ पे वन मेंबर वन वोट, जहाँ पे एक इंसान एक वोट देगा। और वोट देना मतलब क्या होता है कि सबका सुनना, सबका सजेशन ओपिनियन लेना, ठीक है। कौन इंसान पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए जो वोट दिया जाता है वो यहाँ पे लिखा गया है कि एक इंसान एक वोट देगा, ठीक है। आई होप आपको उसका मीनिंग समझ में आया होगा कि सबसे पहले कि वो खुद से आप यहाँ पे इंडल्ज हो सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। आपको अगर आपका वहां पे बेनिफिट आपको दिख रहा है तो आप खुद से वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है कि आपका वहां पे फायदा है, ठीक है, और दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, उनका भी सेम ही फायदा है, तो सबका सेम फायदा है, इसलिए वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात हो गई कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक इंसान एक वोट देता है, ठीक है, मतलब कोई भी इंसान निग्लेक्ट नहीं करता है ना, सिर्फ पर्टिकुलर दो चार लोग ही डिसीजन नहीं लेते, यहाँ पे सब लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, सबके हित में डिसीजन होता है, सबको पूछ के उनके सजेशन ओपिनियन लेके डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए हर एक इंसान वोट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल है अमूल डेयरी, मदर डेयरी, ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फीचर्स देखते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, वॉलेंट्री है कि खुद से आप जाके यहाँ पे इनिशिएटिव ले सकते हो, डेमोक्रेटिक है, सर्विस मोटिव है, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, ये मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सेपरेट लीगल एंटिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, मैं अलग हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम एक नहीं मानते, ठीक है। बिजनेस और जो इंसान बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको एक नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग और जो इंसान उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी है, यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होती है, मेंबर्स की लिमिटेड होती है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है तो उनको अपने पॉकेट से पैसे डालने की जरूरत नहीं है। मेरिट देखते हैं, इक्वालिटी है, ठीक है, सब लोगों में इक्वालिटी, अगर वन वोट वन मेंबर वन वोट लिखा है तो ऑब्वियसली इक्वालिटी देखने मिलती है, तो वो एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि वो लोगों के हित के लिए होता है, सर्विस मोटिव होता है उसका, इसलिए गवर्नमेंट से सपोर्ट करती है। कंटिन्यूटी होती है, ठीक है, अगर कोई मेंबर निकल जाता है तो भी वो कंटिन्यू करते ही रहते हैं, कोई नए मेंबर एड ऑन हो जाता है तो ये बंद नहीं होता कभी, तो इसलिए कंटिन्यूटी होती है। यहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं वो काफी लो होते हैं, काफी क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर मेंबर जो है उसको ज्यादा कुछ इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। लिमिटेशन देख लेते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज से ज्यादा कुछ अपना कोई एफर्ट लगाता नहीं है इसमें, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह ज्यादा कोई लेके नहीं आता। इनएफिशिएंसी होती है, ठीक है, कभी कोई काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक बिजनेस नहीं है, ठीक है, यहाँ से कुछ एक्सट्रीम प्रॉफिट नहीं आ रहा है या फिर एक्सट्रीम प्रॉफिट नहीं आएगा कल को कि मैं कितनी भी मेहनत करूँ, तो इसलिए यहाँ पे इनएफिशिएंसी देखने मिलती है कि ज्यादा लोग यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, मेंबर हूँ लेकिन इतने पर्टिकुलर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होते कोई भी एक्टिविटीज में, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट चेक करती है, कुछ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, इसलिए वो इंटरफेरेंस ये वर्ड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि इंटरफेयर करना, बीच बीच में आ जाना, ठीक है, बार बार देखना, मॉनिटर करना, तो उसकी वजह से हम लोगों ने उसको लिमिटेशन में लिखा है। लेस मोटिवेशन, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि ज्यादा कोई इन्वॉल्व होता नहीं है, अपने बेनिफिट का सोचता है, ओके मुझे फायदा हो रहा है तो ज्यादा वहां पे ध्यान दिया जाएगा, अगर कुछ है नहीं उधर करने के लिए तो वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर टाइप्स, कौन से टाइप्स है, यहाँ पे कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे कंज्यूमर इन्वॉल्व होते हैं वॉलेंट्रीली। प्रोड्यूसर, जो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो चीजें बनाते हैं, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। क्रेडिट, जहाँ पे लोन वगैरह लिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है।
ये पर्टिकुलर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, हाउसिंग होती है और फार्मिंग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स है। ठीक है, फिर अगर आपको उसके डिटेल नोट्स चाहिए प्रॉपर, जैसे कि हेडर भी और अंदर का कंटेंट भी, तो मैंने अपने चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड किया है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नोट्स देने की कोशिश की है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो वहां पे जाके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, ताकि आपके पास सारे नोट्स हो। ठीक है, और फिर उसी को आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये पूरी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ तो एक लॉ के अंडर होता है। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट पास हुआ था उसके अंडर होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि पर्टिकुलर कंपनी अलग है और मैं एज अ ओनर हूँ, एज अ पर्टिकुलर ओनर हो गया या फिर पर्टिकुलर उसमें कोई भी मेंबर हो गया, वो अलग है। ठीक है, तो अलग अलग होता है। इसके एग्जांपल्स है रिलायंस और इन्फोसिस। तो ये दो एग्जांपल्स है इसके, आप देख सकते हैं, आपको पता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं कि एक्चुअल में वो बहुत बड़े फर्म्स है, बहुत बड़े जायंट्स है, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो जाएंगे। इसके फीचर्स देखते हैं। मैंने जैसे बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि कंपनी अलग और उसका ओनर अलग, या फिर जो भी डायरेक्टर है, जो भी है स्टेक होल्डर है ना, शेयर होल्डर है, वो अलग। ठीक है, अलग अलग माना जाता है, एक नहीं माना जाता, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतनी आपकी लायबिलिटी होती है। यहाँ पे लार्ज कैपिटल, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल लेके आती है क्योंकि कंपनी है, बड़ा जायंट है, तो इसलिए ज्यादा कैपिटल। ओनर मैनेजमेंट सेपरेशन, ठीक है, ओनरशिप अलग और जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज हो रही है वो अलग, तो दोनों सेपरेट होते हैं, इसलिए वो सेपरेशन यहाँ पे हमने लिखा है। और ये गवर्न होता है कंपनीज एक्ट, जैसे मैंने बताया, जो 2014 में पास हुआ था। ठीक है, उसके अंडर ये होता है। ठीक है, उसके अंडर सारी चीजें चलती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। मेरिट्स देख लेते हैं। लार्ज कैपिटल, ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, ज्यादा ऑपरेशन हम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा फाइनेंस है। ठीक है, फिर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे स्टाफ, ऐसे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जिनका बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, अच्छे स्किल्स है। ठीक है, जो भी उनके पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जरूरत है, ठीक है, जो भी पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उसके लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो उनके पास होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वगैरह कहेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए जिसकी जरूरत है वो कंपनी के पास होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है, ये कंपनी जो है वो कंटिन्यू, आप देखोगे बड़े बड़े जो जायंट्स है वो बहुत सालों से चल रहे हैं। ठीक है, इवन तो अगर उसका ओनर को कुछ हो जाता है तो उसका कोई और एक इंसान उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, वो ओनर बन जाता है, उसकी फैमिली मेंबर में से बन जाता है, या कोई भी और उस पर्टिकुलर कंपनी को ले लेता है और कंटिन्यू करता है। तो कंपनी बहुत बड़ा जायंट है, उसको बंद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स लगेंगे और कोई भी जल्दी बड़े जायंट को, देखो कोई पर्टिकुलर बिजनेस बड़े लेवल पे पहुंचता है तो बहुत सालों में, बहुत मेहनत के बाद पहुंचता है, तो उसको बंद करना बहुत इजी नहीं है। और उसको बंद कोई क्यों करेगा, अगर वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो कोई उसको बंद नहीं करता और वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। इवन तो अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो कोई और उसका पर्टिकुलर ये ले लेता है। ठीक है, बट कोई फैमिली मेंबर होगा या कोई भी इंसान होगा जो वो पर्टिकुलर ओनरशिप ले लेता है। ओनरशिप इन द सेंस अभी वो सारी चीजें मैनेज करेगा। ठीक है, वो टॉप लेवल पे होगा, तो ये चीज चलती रहती है, बंद नहीं होता है। ठीक है, फिर है एक्सपांशन। ऑब्वियसली बड़ा जो जायंट होता है वो पहले सर्वाइवर पे ध्यान देता है। ठीक है, फिर ग्रोथ पे ध्यान देता है, फिर और बड़ा करने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक्सपांड करता है। ठीक है, बहुत उनको और चीजों में एक्सप्लोर करना होता है, तो इसलिए एक्सपांशन की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट पे, एक सर्विस पे टिके नहीं रहते, बहुत सारी चीजें देते हैं। ठीक है, फिर है लिमिटेशन, लीगल फॉर्मेलिटी। लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, नॉर्म्स जिनको पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। लेस सीक्रेसी, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। ठीक है, हर लेवल पे लोग होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स, एम्प्लॉयज होते हैं, लोअर लेवल पे वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं कंपनी में। तो इसीलिए
सीक्रेसी जो है वो मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ज्यादा लोग हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं टॉप लेवल पे जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह करते हैं, ठीक है, मतलब प्लानिंग पे ज्यादा काम करते हैं, डिसीजंस वगैरह लेते हैं, उस टाइम पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। यहाँ पे ना कंपनी हम लोगों ने देखा था 2 से लेके 200 मेंबर्स कंपनी में होते हैं, ठीक है, तो अगर 200 लोग हैं और वो डिसीजन लेने बैठे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो सकते हैं। इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मेरा ओपिनियन कुछ और है, मुझे लगता है कि ये काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, आपका ओपिनियन कुछ और है। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कंपनी के मेंबर्स है, ठीक है, तो हम लोगों में दिक्कत हो जाएगी कि आपका ओपिनियन सजेशन अलग है, मेरे टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से अलग है, ठीक है। तो ऐसे होता है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ओपिनियंस मैच नहीं करते और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। डिले इन डिसीजंस, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, ज्यादा डिस्कशन होगा, ज्यादा ओपिनियन, ज्यादा सजेशन, ज्यादा टाइम लगेगा डिसीजन पे आने के लिए, डिसीजन बैलेंस डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, नेगेटिव चीजें जो है वो लिमिटेशन में आ जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज है, जैसे 2 टाइप के कंपनीज है, हमको पता है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 मेंबर्स, 2 से लेके 200 मेंबर्स तक हम ला सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम 200, ठीक है। कि नॉट इनवाइट पब्लिक, बाहर के जो पब्लिक है, ठीक है, जो शेयर्स लेते हैं या डिबेंचर्स और इशू करते हैं जिनको, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब शेयर्स ले सकते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 मेंबर्स कैन इनवाइट पब्लिक फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, शेयर डिबेंचर्स यहाँ पे हम कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, है ना, डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं शेयर्स को लेके, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी में होता है। उसके बाद चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन, तो अगर आप बिजनेस शुरू करते हो कल को, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन से बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस में इंडल्ज होना है, कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस से शुरू करना है या कहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स है, उस फैक्टर्स को आपको ध्यान देना है और उस फैक्टर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपको इंडल्ज होना है, ठीक है, शुरू करना है कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस से। सबसे पहले कॉस्ट एंड ईज ऑफ स्टार्टिंग, तो आप शुरू कर रहे हो तो आप कितनी कॉस्ट बियर कर सकते हो और कितना ईज है उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास बहुत सारे फंड है तो आप कंपनी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको कुछ डिफिकल्टी वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है कि ओके चलो मैं लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको भी कर सकता हूँ, तो फिर आप कंपनी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज के झंझट में नहीं पड़ना है कि शुरुआत में मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, शुरुआत में मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, तो आप सोल प्रोप्राइटर से शुरू कर सकते हो, या फिर आपके पास फंड कमी है, फंड आपको ज्यादा चाहिए तो आप पार्टनरशिप से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना बड़ा बिजनेस आपको शुरू करना है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको छोटा सा बिजनेस करना है तो आप खुद से अकेले भी कर सकते हो सोल प्रोप्राइटर, जहां पे ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो आप पार्टनरशिप के लिए जा सकते हो, तो वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको अगर आपकी ज्यादा है तो वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, अगर आपको बहुत सालों तक कंटिन्यू रखना है बिजनेस को, ठीक है, तो आप कंपनी में आ सकते हो। अगर आपको ज्यादा कुछ कंटिन्यूटी का इतना कुछ है नहीं, ठीक है, कि ओके चलेगा जितने साल चलेगा चलेगा, तो आप सोल प्रोप्राइटर में भी इंडल्ज हो सकते हो, ठीक है। फिर है लिमिटेड रिस्क एंड लायबिलिटी, रिस्क और लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। देखो जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसमें रिस्क कम होती है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। वेराज यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है लेकिन रिस्क है, ठीक है, कंपनीज में, पार्टनरशिप में भी। तो इसीलिए ये आपको बैलेंस देखना बहुत जरूरी है कि आपको आपके बिजनेस के लिए आपको खुद को क्या कन्वीनियंट हो रहा है, कैसे आप इंडल्ज होगे। देखो हर चीज के हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें देखी, लिमिटेशंस और मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे बेसिकली, तो हर एक चीज में लिमिटेशंस है ही, तो कुछ भी ऐसे नहीं है कि आप 100% आप नेगेटिव चीज अवॉइड कर सकते हो। कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप इंडल्ज होंगे, आपको लिमिटेशंस के साथ उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपके कन्वीनियंस में क्या बैठता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिस्क और लायबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है कि आप कैसे, आपके लिए क्या कन्वीनियंट है और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपको इंडल्ज होना है। फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आपको पूरा कंट्रोल चाहिए आपके बिजनेस का, मुझे नहीं चाहिए कि कोई और मुझे बताए, ठीक है, सजेशन दे, अपना ओपिनियन दे, मुझे डिस्कशन डिसीजन नहीं पसंद तो सोल प्रोप्राइटर से शुरू करो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं, आपको चाहिए कि नहीं
ज्यादा लोग जब बताते हैं, ज्यादा लोगों के सजेशन होते हैं, ज्यादा चीजें टेबल पे आती है, तो हम लोग और कुछ नया इनोवेट कर पाते हैं, ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल कुछ कर पाते हैं। तो कंपनी में आ जाओ, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। पार्टनरशिप में आ जाओ, ठीक है, जहाँ पे कम लोग होते हैं लेकिन बहुत सारे सजेशन और ओपिनियंस आते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके हिसाब से कि आपको क्या कन्वीनियंट है, आपको क्या पसंद है, ठीक है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो डिग्री ऑफ कंट्रोल, और उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंडल्ज होंगे, कौन सा अडॉप्ट करोगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन फिर से कि लार्ज स्केल पे शुरू करना है तो कंपनी में आ जाओ, ठीक है। मीडियम स्केल पे वगैरह शुरू करना है तो पार्टनरशिप करो, ठीक है। स्मॉल स्केल वगैरह पे आपको करना है तो सोल प्रोप्राइटर में इंडल्ज हो जाओ, ठीक है। मैनेजरियल एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके बिजनेस के लिए ज्यादा मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रोसरी स्टोर शुरू करना है तो उसमें ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्यूटी पार्लर शुरू करना है तो आपके पास सारे स्किल्स है कि आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। आपने सब कोर्स वगैरह करके रखा है तो आपको किसी और की जरूरत नहीं। तो ऐसे केसेस में आप सोल प्रोप्राइटर में जा सकते हो जहाँ पे कम मैनेजरियल स्किल्स या एबिलिटीज की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा जायंट सोच रहे हो या फिर कुछ भी मिडिल स्केल पे भी सोच रहे हो चीजों को कि नहीं मुझे 2-3 प्रोडक्ट्स पे काम करना है जहाँ पे मुझे फाइनेंस भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंशियल चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, सेल करने के लिए प्रोडक्ट को, फिर मुझे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर मुझे 2-4 लोग भी लाने पड़ेंगे बिजनेस में काम करने के लिए, तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, तो ऑपरेशंस प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में अगर आप इंडल्ज हो रहे हो तो वहां पे आपको मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं अकेली फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रमोशन, ह्यूमन रिसोर्स सब नहीं कर सकती, ठीक है। भले ही मैं अच्छी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, स्किल्स है वगैरह, लेकिन मेरे सब में तो एक्सपर्टीज नहीं हो सकते, ठीक है, किसी के भी नहीं होते, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सारे चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर वो एग्री नहीं कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है। एक इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा 2-3 चीजों में एक्सपर्ट हो सकता है लेकिन वो सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। और आप एक्चुअल बिजनेस में देखोगे जब, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो आप कंडक्ट करते हो और उसके लिए आपको मैनेजरियल अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है जो उस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट है। जैसे फाइनेंशियल चीजों में, उसके स्ट्रैटेजीज में, ठीक है, उसके आइडियाज वगैरह जो भी होती है फाइनेंशियल चीजें, उसमें जो भी एक्सपर्ट है, जिसके उसके पास नॉलेज है ना, क्वालिफिकेशन है, उसमें स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उस इंसान को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको एक तो पार्टनरशिप को अडॉप्ट करना पड़ता है या फिर कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी आप ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस में इंडल्ज करवा सकते हो और आप अच्छे पर्टिकुलर मतलब ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो, एक्सपेंशन पे ध्यान दे सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर में, इतना ही है, यही कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, इसको ही गो थ्रू करना है, इसके हेडर्स को लर्न करो, कॉन्सेप्ट को समझो, अंदर का कंटेंट खुद से लिखो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ज्यादा बर्डन मत लो कि मैम इतना सारा कंटेंट है कैसे याद रहेंगे। याद रखना मतलब रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। आप समझ के लर्न करते हो, सिर्फ हेडर्स को लर्न करते हो तो भी आप अच्छा पेपर लिख सकते हो। मैं खुद भी ये सब कुछ लर्न नहीं कर सकती, ठीक है। पूरे जितने भी चैप्टर्स है आपके पूरे बिजनेस स्टडीज में, ठीक है, सबको मैं रट्टा नहीं मार सकती हूँ, लेकिन मैं सबको समझ के खुद से लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। आपके लेवल पे भी ये चीज हो सकती है लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जेन्युइनली आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी जो चीज है वो आसानी से नहीं मिलती, आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। थोड़ा प्रॉपर स्मार्ट वर्क के हिसाब से काम करो। सिर्फ बैठे हो, बुक्स लेके रट्टा मारे हो 4 घंटे से और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 टॉपिक ही लर्न हुआ है, ये काम मत करो, ठीक है। वो जमाना गया सिर्फ हार्ड वर्क का, अब का जमाना आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क के साथ जब स्मार्ट वर्क होता है तो आप कहीं और पहुंच जाते हो, आप एक्सीलेंस देख लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बताती रहती हूँ कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे पहले ध्यान दो, समझ के लो टॉपिक्स को और फिर समझ के आप हेडर्स को लर्न करो और अंदर का कंटेंट खुद से लिखने की कोशिश करो। यहाँ पे आपका कोई ग्रामर चेक नहीं करता, सेंटेंस फॉर्मेशन इतना चेक नहीं करता, ठीक है, ठीक है, ग्रामेटिकल वगैरह कुछ ज्यादा चेक नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जब टीचर जब आपका पढ़ेगी कि ओके इसने 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है, फिर एग्जाम्पल भी लिखा है, ठीक है, आपने इस की जगह पे आर लिखा है, दे के जगह पे हिम लिखा है, ये सब सारी चीजें इतनी, सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये सारी चीजों का बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसमें आप ये सारी चीजें मत सोचो। यही बच्चे मुझे आके बोलते हैं मैम खुद से हमें फ्रेम करना या सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो हम खुद से नहीं लिख पाते। कोशिश करो, शुरुआत करो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो कि ये अगर आंसर मुझे पूछा जाता है तो मैं कैसे आंसर लिख पाता हूँ।
खुद से कैसे बना पाता हूँ, चेक करो क्योंकि ये ग्रामेटिकली राइट है क्या, ठीक है। आप जब 2-3 बार करोगे घर पे तो आप पेपर में बहुत अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। वहां पे बस सोचोगे ओके ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है वो है, और आप खुद लिख पाओगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लेके आ रही हूँ आपके लिए चैप्टर वाइज, ताकि आपको एक चैप्टर के कैसे क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो आपको समझ में आए, आप खुद एनालाइज कर पाओ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ जाता है, ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आप खुद एनालाइज कर पाओगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन आंसर देखोगे। इसलिए मैं चैप्टर वाइज लेके आ रही हूँ, ठीक है। और सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, जुड़े रहो हमारे साथ। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी ये पर्टिकुलर चैप्टर्स आपके साथ मिलकर पढ़ सके, अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।